हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन टेक अफेयर। मेरा नाम है सूरज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नासा के न्यू मून प्रोजेक्ट अर्थमिस 1 के बारे में। अब ये अर्थमिस 1 है क्या, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही ओरायन स्पेसक्राफ्ट ऑल्सो SLS रॉकेट, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये क्या है। लेकिन इन सभी को डिस्कस करने से पहले हम इसके एक टाइमलाइन के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। और पिछले कुछ हफ्तों में ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है, तो आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं मून एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री के बारे में। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो साल 1959 में सोवियत यूनियन का मानव रहित लूना 1 और 2 चंद्रमा पर जाने वाला पहला रोवर बना था। और इसके बाद अमेरिका ने साल 1961 की शुरुआत से ही लोगों को स्पेस में भेजने की कोशिश शुरू कर दी थी। करीब 8 साल बाद 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन के साथ अपोलो 11 मिशन के हिस्से के रूप में मून पर कदम रखने वाले ये पहले इंसान बन गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन को चंद्रमा पर भेजने से पहले साल 1961 और साल 1968 के बीच रोबोट मिशन के करीब 3 वर्ग भेजे थे। साल 1969 जुलाई से लेकर साल 1972 तक 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पहुंचे थे। 1990 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रोबोट मिशन क्लेमेंटाइन और लूनर प्रॉस्पेक्टर के साथ मून एक्सप्लोरेशन फिर से शुरू किया और साल 2009 में इसने लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर यानी LRO और लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट के लॉन्चिंग के साथ रोबोटिक मून मिशन की एक नई श्रृंखला की शुरुआत की थी। साल 2011 में नासा ने अर्थमिस मिशन की शुरुआत की और साल 2012 में ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान, चीन और भारत ने चंद्रमा का एक्सप्लोरेशन करने के लिए मिशन भेजे थे और चाइना ने साल 2019 में पहली बार मून के सबसे दूर की सतह पर 2 रोवर उतारे थे। तो ये था मून एक्सप्लोरेशन का कुछ इतिहास। ना अब हम बात कर लेते हैं करंट सिनेरियो की, आखिर चल क्या रहा है अभी। तो अभी पिछले हफ्ते की बात है, जो अर्थमिस 1 है इसकी लॉन्चिंग डेट रखी गई थी 29 अगस्त 2022। तो इस दिन क्या हुआ, जब इसको लॉन्च किया जाना था तो पाया ये गया कि जो इसका एक इंजन था RS-25, तो इसमें हाइड्रोजन की ब्लीडिंग देखी गई, जिस वजह से उस दिन इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया, एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया और इसकी नेक्स्ट डेट 3 सितंबर 2022 रखी गई। और फिर दोबारा 3 सितंबर 2022 को जब इसकी लॉन्चिंग होनी थी, फिर यही इशू हमें देखने को मिला, यानी इसके RS-25 इंजन्स में हाइड्रोजन का लीकेज पाया गया, जिस वजह से फिर से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब उम्मीद है कि इस महीने इसकी लॉन्चिंग नहीं होगी, नेक्स्ट मंथ या फिर उसके नेक्स्ट मंथ ही इसके लॉन्चिंग की उम्मीद है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि आखिर अब दोबारा यानी अपोलो 11 मिशन के बाद हम फिर क्यों इंसानों को चंद्रमा पर भेज रहे हैं। तो इसका सिंपल सा कारण है कि अब नासा करना ये चाहता है बेसिकली कि एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा मून पर, जो मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग की जाएगी, साथ ही वहाँ पर बेस बनाए जाएंगे रहने के लिए। और भी इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आने वाले टाइम में सब कुछ ये रिवील करेंगे कि क्या क्या करना चाहते हैं। नाउ हम बात कर लेते हैं इस अर्थमिस 1 मिशन के बारे में। अर्थमिस 1 ये नासा एजेंसी के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरायन क्रू कैप्सूल का टेस्ट करेगा। अर्थमिस 1 आने वाले दशकों में चंद्रमा पर लॉन्ग टर्म के लिए ह्यूमन प्रेजेंस बनाने के लिए जो ये कॉम्प्लेक्स मिशन है, इसकी सीरीज़ में यह पहला मिशन होगा। अर्थमिस 1 के लिए फर्स्ट टारगेट स्पेस फ्लाइट एनवायरनमेंट में ओरायन के सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन करना और अर्थमिस 2 के क्रू की पहली उड़ान से पहले सुरक्षित री एंट्री और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना होगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कुछ की इवेंट्स के बारे में कि क्या क्या होगा लॉन्चिंग के दौरान, क्या क्या इसमें स्टेप्स होंगे। तो जैसे देखिए, सबसे पहले तो लॉन्च होगा, फिर इसकी री एंट्री होगी और बाय द वे ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अर्थमिस 1 के लॉन्च के बारे में बात करते हैं। SLS रॉकेट और ओरायन स्पेसक्राफ्ट ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से
अपने असेंबली बिल्डिंग से लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B तक की अपनी यात्रा पूरी कर ली है। लॉन्च के समय रॉकेट अपने 4 RS-25 इंजन और 5 सेगमेंट बूस्टर से अधिकतम 3.9 मिलियन किलोग्राम से अधिक का थ्रस्ट जनरेट करेगा। लॉन्च के कुछ समय बाद इससे बूस्टर, सर्विस मॉड्यूल और लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम को अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद कोर इंजन बंद होकर स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आर्टेमिस 1 की मून के लिए ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और अपने सोलर एरेज को डिप्लॉय करेगा। इसके बाद क्रायोजेनिक प्रपल्शन स्टेज ओरायन को पृथ्वी की कक्षा छोड़ने और चंद्रमा की यात्रा करने में सहायता करने के लिए पुश देगी। लॉन्च होने के लगभग 2 घंटे के भीतर स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के ट्रेजेक्ट्री में प्रवेश करने के दौरान क्रायोजेनिक प्रपल्शन स्टेट से अलग हो जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट के अलग होने से क्रायोजेनिक प्रपल्शन स्टेज क्यूबसैट यानी छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में डिप्लॉय करेगी। इसमें बायो सेंटिनल भी शामिल होंगे। अब ये बायो सेंटिनल हैं क्या? बेसिकली जो सूक्ष्म जीवों पर स्पेस रेडिएशन के तीव्र प्रभावों का अध्ययन करने के लिए इसमें ईस्ट को स्पेस में ले जाया जाता है। अन्य क्यूबसैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी डेमोन्स्ट्रेशन इसमें किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आर्टेमिस 1 की मून के चारों तरफ जो ऑर्बिट होगी वो कैसी होगी। तो चंद्रमा की कक्षा ओरायन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा निर्मित एक सर्विस मॉड्यूल द्वारा संचालित किया जाएगा। अंतरिक्ष यान की प्रपल्शन सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति के अलावा सर्विस मॉड्यूल को भविष्य के क्रू मिशंस के लिए एयर और वाटर को कलेक्ट करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद स्पेसक्राफ्ट डेटा को भी कलेक्ट करेगा। इसके बाद ओरायन हमारे प्लैनेट की ओर वापस गति करने के लिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के साथ संयोजन में सर्विस मॉड्यूल के सटीक समय पर इंजन को फायर करेगा। अब हम बात कर लेते हैं आर्टेमिस 1 के पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री की। तो देखिए लगभग 6 सप्ताह के मिशन के बाद ओरायन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। सब कुछ देखिए पहले से ही प्री प्लान है। तो यह कैलिफोर्निया में बाजा के तट पर पुनर्प्राप्ति जहाज के माध्यम से समुद्र में उतारा जाएगा। अब ये तो था नासा के बारे में आर्टेमिस 1 का सब कुछ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम लोगों ने भी ऐसा कुछ किया है? इंडिया ने भी चंद्रमा पर अपना कोई रोवर या फिर एस्ट्रोनॉट ऐसा कुछ भेजा है? तो देखिए अभी तक एस्ट्रोनॉट तो नहीं भेजा है, पर भारत ने अपना रोवर ज़रूर भेजा है। तो लेकिन अभी वो पूरा सक्सेसफुल नहीं रहा है। बताता हूँ आपको। इसके देखिए 3 मिशन थे, तीसरा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। पहला इसका जो मिशन था चंद्रयान प्रोजेक्ट 1, इसकी शुरुआत साल 2007 में इसरो और रूस के रोसकॉसमॉस के बीच आपसी सहयोग हेतु एक समझौते के साथ हुई थी। हालांकि इस मिशन को जनवरी 2013 में पोस्टपोन कर दिया गया था और इसे साल 2016 के लिए लॉन्च डेट इसकी फिक्स की गई थी, क्योंकि उस समय रूस टाइम पर लैंडर को डेवलप करने में असमर्थ रहा था, बना नहीं पाया था टाइम पर। इसका उद्देश्य क्या होता? बेसिकली ये जो चंद्रयान 1 था ये चांद पर पानी की उपस्थिति का पता लगा था। साथ ही जो प्राचीन लावा वहाँ पे प्रवाहित हुआ था टेक्टोनिक्स के माध्यम से, वहाँ उसका भी पता लगा था। जो पुरानी गुफाएं हैं उनके भी प्रूफ कलेक्ट करता। ऑल्सो लूनर सरफेस पर जो टेक्टोनिक गतिविधियाँ हुई थी उनके बारे में भी हमें प्रूफ देता। पुरातन अंदरूनी टेक्टोनिक गतिविधियों और उल्का पिंडों के संयुक्त प्रभावों के कारण चंद्रमा की सतह पर दरार और भ्रंश पाए गए थे, तो इनके भी हमें प्रूफ प्रोवाइड करता। अब इसके बाद आता है चंद्रयान 2। चंद्रमा के लिए भारत का यह दूसरा मिशन है और इसमें पूरी तरीके से स्वदेशी ऑर्बिटर लैंडर जिसका नाम विक्रम है और रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है शामिल है। रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर के अंदर ही स्थित है। इसरो ने हाल ही में भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की घोषणा की है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।